नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 16 जनवरी को होने वाली कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि 16 जनवरी को 21 स्थानों पर कोविड वैक्सीनेशन कराया जाएगा। इसमें से 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक जिला अस्पताल, एक जिला महिला अस्पताल, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुबारकपुर एवं एक राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में कोविड वैक्सीनेशन कराया जाएगा। उक्त जगहों पर कोविड वैक्सीनेशन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। उक्त स्थानों पर 100 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस प्रकार कुल 2100 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन किए जाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने सीएमओ AK मिश्रा को निर्देश दिया कि वैक्सीनेशन के दौरान बराबर मॉनिटरिंग करते रहें, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि बर्ड फ्लू से रोकथाम के लिए डिप्टी सीएमओ डॉक्टर AK सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। बर्ड फ्लू पक्षियों से मनुष्यों में फैलता है। बर्ड फ्लू से ग्रसित मरीजों का उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर एवं जिला अस्पताल आजमगढ़ में बर्ड फ्लू वार्ड बनाया गया है। इसी के साथ ही दवाओं की भी व्यवस्था कर ली गई है। यदि मरीजों की जांच की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी जांच KGMC एवं PGI लखनऊ में कराई जाएगी। वेंटिलेटर सचल दल का गठन किया गया है जो जरूरत पड़ने पर मरीजों को लाएगी। साथ ही मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बर्ड फ्लू के लिए RRT दल बनाया गया है जो विशेष निगरानी का कार्य करेगी। कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है जिसका नंबर 9721593397 है। कहीं किसी पक्षी के मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है तो उसको कंट्रोल रूम नंबर पर अवश्य उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने एक्सियन सिंचाई को भी निर्देश दिए कि सभी जलाशयों का निरीक्षण करें, उसकी रिपोर्ट प्रतिदिन उपलब्ध कराएं। आजमगढ़ में बीते दिनों हुई लूट व गोली मारने की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से एक पिस्टल, एक तमंचा, घटना में प्रयुक्त 2 बाइक और लूट के 1,58,000 रुपए बरामद किए गए। SP ने मामले का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि बिलेरगंज व रौनापार थाना क्षेत्र में घटना को यह गैंग अंजाम देता था। अभी 2 दिन पूर्व ही रौनापार थाना क्षेत्र के चांद पट्टी बाजार के पास एक व्यापारी के तगादा कर लौट रहे कर्मियों से बाइक सवार बदमाशों ने 1,59,000 रुपये लूट लिया था। घटना की सूचना के बाद CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक अपराधी की पहचान कर ली थी। उसके आधार पर ही एक दिन पूर्व 2 बदमाशों को दबोच लिया गया। उनसे मिले क्लू पर 2 अन्य बदमाशों को आज पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि इन्हीं 2 बदमाशों ने 1 माह पूर्व ही बिलेरगंज थाना क्षेत्र के बिंदवल में एक प्रतिष्ठित कारोबारी सबीह आलम नोमानी को 4 दिसंबर को उनके घर के सामने गोली मार दी थी। गोली मारने की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। गोली मारते वक्त आसपास के मौजूद लोगों ने इन अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया था लेकिन यह भागने में कामयाब रहे थे। वहां भी घटना स्थल से CCTV फुटेज के आधार पर बाइक की पहचान की गई थी जो इन अपराधियों के पास से बरामद हुई है। जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें संजय यादव, योगेंद्र सरोज, गुड्डू यादव व बसंत यादव हैं। ये जो अपराधी पकड़े गए हैं इनसे 2 घटनाओं का अनावरण हुआ है। एक घटना 2 दिन पूर्व थाना रौनापार में 1,59,000 रुपए की लूट एक पिकअप वैन वाले से हुई थी, उससे संबंधित है। और दूसरी थाना बेलरगंज क्षेत्र में एक नोमानी है, उनके गांव में उनके गोली मारी गई थी। वो 4/12 की घटना थी। वो संबंधित उन दोनों घटनाओं का आज अनावरण हुआ है। कल देर रात में 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए थे जिनसे लूटी गई रकम जो कि रौनापार क्षेत्र में लूट हुई थी उसके 1,20,000 रुपए बरामद हुए। उनसे एक रिवॉल्वर, एक तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। इन दोनों अभियुक्तों द्वारा जो 4/12 की घटना है नौमानी को गोली मारने वाली, वो भी इनके द्वारा कारित की गई थी और उसमें प्रयुक्त अपाची जो व्हाइट अपाची थी वो इनसे बरामद हुई है। इनसे पूछताछ पर 2 और अभियुक्त सामने हैं जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया है। उनसे बचे हुए 38,000 रुपए उनसे बरामद किए गए हैं। इस तरह से ये 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं
और लगभग पूरी रिकवरी 1,59,000 में से 1,58,000 रुपए की, जो कि लगभग 100% रिकवरी है, वो इनसे हुई है। इनके पास से एक और मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो बाद वाले पकड़े हुए 2 अभियुक्त हैं, जो इस लूट वाली घटना में प्रयुक्त हुई थी। तो इस तरह से 2 मोटरसाइकिल हैं, तो एक रिवाल्वर, एक तमंचा है, और ये 1,58,000 रुपए टोटल रिकवरी इनसे की गई है। ये एक उत्कृष्ट कार्य है, जो कि थाना बिलरेगंज के एसओ और रौना पार की जो पुलिस टीम है उनके द्वारा मिलकर किया गया है, और इस पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम अपनी तरफ से घोषित किया गया है। सर, फर्स्ट प्रिमा फेसाई ये जो लोग हैं, क्या किसी गैंग से इनपुट है इनका, या किस तरीके से असलहा इनके पास आता है, फिर गोली मार देते, तो किसी आपराधिक गैंग से इनका वास्ता है? देखिए, ये नौमानी के गांव के एक और हैं जो थोड़ा सा अवैध कार्यों में लिप्त रहते हैं, और उनसे, क्योंकि ये नौमानी वहाँ कुछ टोका टाकी किया करते थे, उस रंजिश पर इन्हें गोली की थी। ये उनके शागिर्द हैं जो पकड़े गए हैं, और ये जो इसमें जो संजय यादव है, ये पहले भी कई घटनाओं में शामिल रहा है, लेकिन इसके द्वारा ये अभी तक लाइट में नहीं आया था, पकड़ा नहीं गया था, और आज पहली बार पकड़ा गया है। और इसके साथ ही जो किन्नू है, ये भी शातिर अपराधी है, और बाकी जो 2 अपराधी हैं, वो इसमें एक प्रधान की भूमिका भी सामने आई है, जो कि थाना बिलरेगंज क्षेत्र का है, और उसे भी इस घटना में 120 में, क्योंकि जो मोटरसाइकिल है वो बदमाशों को अपने पास रखता है, उन्हें सामान प्रोवाइड कराता है। जो इस घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी, वो प्रधान द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। प्रधान को भी इस घटना में 120 में लूट वाली में रखा गया है। सर, माना जाए कि इनके पीछे भी कुछ लोग हैं, तो वो भी जल्द सामने आ सकते हैं? देखिए, ये जो आपने रिवॉल्वर और तमंचे वाली बात कही, कहाँ से लाए, इसके संबंध से पूछताछ की गई है, और जल्दी और गिरफ्तारी होगी। जिले के प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट्रल पब्लिक स्कूल की मुख्य शाखा जाफरपुर में नारी शक्ति सम्मान समारोह 2021 का आयोजन किया गया। समारोह में विद्यालय के कक्षा 9 से 12 तक के छात्राओं के साथ ही उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। संस्था के संस्थापक अयाज अहमद खान, प्रबंधक नवाज अहमद खान ने समारोह में आए हुए सभी लोगों का स्वागत करते हुए नारी शक्ति सम्मान व सशक्तिकरण की महत्ता पर प्रकाश डाला और कहा कि आज जिले, प्रदेश व देश के उत्थान के लिए नारी का सशक्त होना अति आवश्यक है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे उपस्थित रहे। मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की, तो विद्यालय की छात्राओं ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 21वीं सदी देश व प्रदेश के समाज में नारियों की सदी है। इस अवसर पर उन्होंने नारियों पर हो रहे शोषण व डर के प्रति जागरूकता फैलाते हुए कहा कि किसी भी छात्रा व महिला को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार के आदेशानुसार जनपद में नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए हर थाने पर महिला आरक्षियों की नियुक्ति की गई है, जिससे वे अपने ऊपर हो रहे किसी भी तरह के अत्याचार व शोषण की सूचना दे सकती हैं। इसके लिए उन्होंने टोल फ्री नंबर 1090
112 100 व सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 का वर्णन किया। उन्होंने उपस्थित सभी छात्राओं को उनके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जागरूक करते हुए उन्हें 3 प्रमुख सुझाव दिए, जिसमें मुख्यतः प्रथम, पहले आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, दूसरा समय का सदुपयोग करें व तीसरा हमेशा सकारात्मक बातें सोचें। नारी शक्ति सम्मान समारोह के दौरान डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने माला द्विवेदी, रुचि अग्रवाल, पुष्पा श्रीवास्तव, आशा सिंह, छाया अग्रवाल, डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव, प्रेम बालिका राय, सुधा रानी अग्रवाल, डॉक्टर माधुरी सिंह, रेखा सिंह, मालती मिश्रा को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। विद्यालय के प्रांगण में महिला सशक्तिकरण से संबंधित विषय पर जो महिलाएं जनपद में काफ़ी दिनों से बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, उनके सम्मान का कार्यक्रम विद्यालय के आयोजक द्वारा रखा गया था। इसके साथ ही साथ मिशन शक्ति 2020 में शारदीय नवरात्रि से जो शुरू हुआ, उसके तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित विद्यालयों और अन्य सार्वजनिक कार्यस्थलों पर जहां पर महिलाएं, बच्चियां कार्यरत हैं, उनके बीच में जो एक जागरूकता लाने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने का एक जो लक्ष्य रखा है, उसकी कड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर मेरे द्वारा बच्चों से स्पेशली 1090 नंबर, 112 नंबर, डायल 100 नंबर के साथ साथ 1076 सीएम हेल्पलाइन नंबर के बारे में विस्तार से बताया गया। उनके सशक्तिकरण, सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के साथ आगे अपने जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए, किस हिसाब से उनको करियर को लेकर के मोटिवेट होना चाहिए, इस बारे में भी मेरे द्वारा बहुत सारे तथ्यों पर प्रकाश डाला गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री महेंद्र मौर्य ने बुधवार को 7 सूत्री मांगों को लेकर 51 दिन से चल रहे धरने को भाजपा प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता और जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह से वार्ता करने के बाद धरने को 3 महीने के लिए स्थगित किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री विनोद उपाध्याय ने धरना स्थल पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिला मंत्री महेंद्र मौर्य पिछले 51 दिनों से जनहित की 7 समस्याओं के समाधान को लेकर धरना दे रहे थे। प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता और जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह से वार्ता के पश्चात आज यह धरना 3 महीने के लिए स्थगित किया जा रहा है। यदि प्रशासन महेंद्र मौर्य की जनहित की 7 समस्याओं का समाधान 3 महीने में नहीं करता है तो भाजपा जिला संगठन जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के नेतृत्व में आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से जिला प्रशासन की होगी। जिला मंत्री महेंद्र मौर्य ने कहा कि भाजपा प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता और जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह से वार्ता करने के बाद मैं अपने धरने को 3 महीने के लिए स्थगित कर रहा हूं। यदि 3 महीने में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जिला भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्य समिति किसान मोर्चा ऋषिकेश दुबे, जिला महामंत्री विनोद उपाध्याय, जिला मीडिया प्रभारी विवेक निषाद, जिला कोषा अध्यक्ष मयंक गुप्ता, दीपक चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे। मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के जिला मंत्री हैं। इनकी कुछ मांगे थी, कुछ अपनी निजी समस्याएं थी, अपने जिले के अधिकारियों से मिले, लेकिन कहीं न कहीं असंतुष्टि होने के कारण यह धरने पर विगत कुछ दिनों से बैठे हुए थे। लेकिन अपने माननीय प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता जी और जिला अध्यक्ष आदरणीय ध्रुव सिंह जी के वार्ता के क्रम में, अधिकारियों से वार्ता के क्रम में आज यह धरना, आश्वासन मिला है कि अगले 3 महीने के अंदर इनकी सारी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अपने संगठन के निर्देश पर जैसा उचित होगा वैसा कार्रवाई हम लोग करेंगे। सरकार इस प्रदेश में थी, उसके बाद भी आपकी पार्टी के एक नेता को धरने पर बैठना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सरकार जो है रणनीति बनाता है, उसी रणनीति के तहत अपने माननीय प्रदेश महामंत्री जी और जिला अध्यक्ष जी की अनुमति से हम लोग यह धरना आज इनका स्थगित करवा रहे हैं। अब थोड़ी ना हम हैं जो सपा बसपा कांग्रेस की मानसिकता में बैठे हुए अधिकारी जो राजनीति कर रहे हैं, जो आम जन की समस्या के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिले में, उनके खिलाफ बैठे हैं। 7 बिंदु में हमारा वो है
4 बिंदु रास्ते के हैं, उस पर पूरी जांच करे जिला प्रशासन। इसके बाद जो जलाशय हैं हमारे बड़े जलाशय जो हमारे स्नान मेला लगते हैं 4 साल पे उन पे कोई कार्य नहीं किया गया। उस ये धरना आज धरना प्रदेश महामंत्री आदरणीय अनूप गुप्ता जी और जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय ध्रुव कुमार सिंह जी के दिशा निर्देश में यह धरना स्थगित किया जाता है। पंचायत चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन अगर सही कार्य नहीं करेगा हमारे 7 बिंदु पे, चुनाव के बाद आगे की रणनीति जिला संगठन तय करेगा। आदरणीय विनोद कुमार उपाध्याय जी के धरना स्थगित किया जा रहा है। क्या आगे भी आपका ये धरना जारी रहेगा क्या? प्रशासन सही कार्य जो शासन की मंशा है उस पर नहीं सही कार्य करेगा जिले में तो धरना निश्चित होगा। तो क्या पार्टी के लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, पार्टी के लोग हमारे पहले से ही हमारे सपोर्ट में। हमने खुद मना किया था कि ये धरना मैं अकेले चलाऊंगा। प्रशासन हमारी बात न सुने तो ये कहीं न कहीं अच्छी बात नहीं है। जो अच्छे कार्य हैं वो जांच करे, अगर मैं गलत हूँ तो वो बताएं मीडिया में कि महेंद्र जी की 7 मांग में कौन सा गलत है। केंद्र और प्रदेश में आपकी सरकार है तो आपकी मांगें पूरी क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण? नहीं, देखिए छोटा मोटा बिंदु नहीं है, बड़े बिंदु हैं। प्रशासन उस पर विचार कर रहा है, उस पर आख्या भी दिया है, उस पर आगे काम कर रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं, लेकिन संगठन के निर्देश पर यह धरना स्थगित हो रहा है। ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष शांति शरण सिंह के प्रदेश महामंत्री निर्वाचित होने के उपरांत उनके प्रथम जनपद आगमन पर कर्मचारी संघों और नेताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया गया। विगत 10 जनवरी को लखनऊ के लोहिया भवन के निर्देशालय हॉल में प्रांतीय चुनाव संपन्न हुए थे। नवनिर्वाचित प्रदेश महामंत्री शांति शरण सिंह ने कहा कि आजमगढ़ के संघर्षशील नेताओं के आशीर्वाद से ही उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। वह उनसे प्रेरणा लेते हुए कर्मचारी हितों के लिए संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। विभाग के संदर्भ में हमारे प्रदेश का बड़ा गौरव रहा। बाबूराम सिंहासन सिंह और हमारे जो मैं स्वर्गीय राम सिंहासन जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसी के साथ साथ सेवानिवृत्त अभी हुए हमारे जनपद के आदरणीय श्री गिरीश चतुर्वेदी जी, जिन्होंने आजमगढ़ जनपद का नाम और झंडा पूरे प्रदेश में लहराया था। मैं एक बहुत छोटी सी कड़ी हूँ इन लोगों की परंपरा में, इन लोगों के बनाए हुए रास्ते पर चलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने प्रदेश को में महामंत्री का पद जीता है और मैं निश्चित रूप से आजमगढ़ के नाम को नीचे नहीं आने दूंगा। और जो आप लोग जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते आप लोग कर्मचारियों के हितों के लिए को लेके आगे बढ़े हैं, मैं उसको और आगे बढ़ाने का काम करूंगा। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए 16 जनवरी से देश भर में टीकाकरण का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। सरकार की ओर से अधिकृत घोषणा के बाद से जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया था। ऐसे में टीकाकरण की उल्टी गिनती शुरू हो जाने के उपरांत मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि मंडल में पहले चरण की तैयारियां तीनों जिलों में पूर्ण कर ली गई हैं। वैक्सीनेशन से संबंधित वर्क प्लान तैयार कर लिया गया है। वैक्सीन का बस इंतजार है जो किसी भी समय यहां पहुंच सकती है। वैक्सीन उपलब्ध होने के उपरांत प्रोटोकॉल के अनुरूप जिला मुख्यालय से लगाए सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बुधवार की शाम तक वैक्सीन के जनपद पहुंचने की उम्मीद है। जिले के 25 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाना है। इन 25 केंद्रों पर पहले ही 2 बार ड्राई रन के रूप में पूर्वाभ्यास संपन्न हो चुका है। पहले मंडलिक कोल्ड चेन को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में लगभग 16,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण संपन्न होगा। देखिए, अब अंतिम चरण में तैयारियां हैं और कुछ ड्राई रन हो भी गए हैं। अब शीघ्र ही अपेक्षित है कि हमें वैक्सीन मिल जाए। तो जो प्रोटोकॉल तय करा गया है उसके तहत पहले राउंड में जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा और पूरी तैयारी के साथ ड्राई रन 2 बार कंप्लीट हो गया है, जिसमें कैसे
जो लोगों को टीका लगेगा वो आएंगे, कहाँ वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन के बाद कुछ टाइम उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, और यदि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंस होता है, वैसे होने की कोई संभावना नहीं है, तो उसको कैसे डील किया जाएगा। और पूरा जो है इसमें वर्क प्लान तैयार हो चुका है। अब बस वैक्सीन का इंतजार है, जो कि संभवतः किसी भी समय यहाँ आ जाएगी। तो पहले चरण की तैयारी हमारे मंडल के तीनों जिलों ने पूर्ण कर ली है। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा कि शहर की सड़कें पूरी तरह से गड्ढा युक्त हैं। बिजली मुहैया कराने के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हंगामा काटने में मस्त हैं। इस युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा के माध्यम से युवाओं में चेतना जगेगी, ऐसा संगठन को पूर्ण विश्वास है। श्री पुष्कर यह बात बुधवार को युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा के जनपद पहुंचने पर डाक बंगले पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कह रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार हो या वर्तमान की सरकार, इनकी नीयत युवाओं के प्रति साफ नहीं रही है, केवल नौजवानों को राजनीतिक हिस्सा मानते हैं, राष्ट्र के भविष्य के प्रति सजग नहीं है। वे मंचों से कहते हैं कि भारत एक युवा देश है, रोजगार की संभावनाएं हैं, युवाओं के लिए कोई ठोस नीति नहीं बन पा रही है। यात्रा के उद्देश्य के सवाल पर उन्होंने बताया कि युवाओं में जागरूकता लाकर अधिकारों के संरक्षण संवर्धन के लिए एक मंच पर एकत्रित करना, ताकि जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय के नाम पर साजिश के तहत छात्रों एवं नौजवानों की भावनाओं को बेचने वाले राजनीतिक दलों को यह एहसास हो सके कि नौजवानों को सिर्फ वोट बैंक या प्रचार तंत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का नौजवान जाति, धर्म, संप्रदाय एवं दलगत भावना से ऊपर उठकर एक मंच पर इकट्ठा हो जाएगा तो नए भारत एवं सशक्त भारत का सपना स्वयं पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शुरू हुई यह गैर राजनीतिक यात्रा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होते हुए 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नई दिल्ली पहुंचेगी, जहां पर प्रधानमंत्री को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा जाएगा। एवं न्याय यात्रा जनपद गोरखपुर से 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के शुभ अवसर से प्रारंभ होकर के 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर दिल्ली में संपन्न होना है। उसी क्रम में आज आजमगढ़ जनपद में ये यात्रा होकर के गुजर रही है। तो मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूँ। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? नौजवानों को मुद्दों को लेकर के आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से देश में आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री तक नौजवानों की बात अपनी भाषणों में करते हैं। हर राजनीतिक दल इसके पहले भी बात करते रहे हैं, लेकिन नौजवानों के लिए अभी तक कोई युवा आधारित नीति नहीं बनी। नौजवानों के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर आयोग नहीं बना। लिहाजा आज नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। नौजवानों का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है। इसलिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सकारात्मक और जिम्मेदार पूर्ण भूमिका में ये युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा के माध्यम से युवाओं को अधिकार एवं न्याय दिलाने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, युवाओं से सिर्फ इतना कहते हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां पहले की भी और वर्तमान में नौजवानों को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके अब तक उनको वोट बैंक और प्रचार तंत्र के रूप में धार्मिक उन्माद फैला करके, जातिगत उन्माद फैला करके उनका इस्तेमाल करती रही हैं। नौजवानों को जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से परे होकर एक मंच पर इकट्ठा होना पड़ेगा, ताकि इन राजनीतिक दलों को सकारात्मक राजनीति की तरफ सोचने पर विवश होना पड़े। स्वामी विवेकानंद जी यदि युवाओं का सबसे बड़ा कोई प्रेरणा स्रोत है तो स्वामी विवेकानंद जी हैं। देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का मान बढ़ाने वाले, जिस तरीके से उनको शिकागो में पहचाना गया था, शिकागो से पूरे अंतर्राष्ट्रीय उनकी पहचान हुई थी। तो 12 जनवरी को उनके जयंती के शुभ अवसर पर मैंने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।
हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।